shear lag क्या होता है? कहते हैं bearing pressure due to bolts and welds acting over smaller area of the joining plates and transferring forces only near the connections produce stress concentrations at some points within the member cross section. ये बात पहले समझ लें। कहता है बेरिंग प्रेशर जो होता है ना, बेरिंग प्रेशर ड्यू टू किसकी वजह से? बोल्ट और वेल्ड की वजह से। अब रिवेटिंग करें, बोल्टिंग करें, वेल्ड कनेक्शन दे रहे हैं ना, एक्टिंग ओवर स्मॉलर एरिया ऑफ द जॉइनिंग प्लेट। अब कोई भी प्लेट एक्ट कर रही है, दो प्लेटों को जोड़ रहे हैं, उनमें से अगर आपने किसी स्मॉलर एरिया पे कनेक्शन दे दिया है तो कहता है इस एरिया पे क्या होता है? स्ट्रेस कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। फोर्स में तो हमेशा थ्रू कनेक्शन ट्रांसफर हो ना, एक मेंबर दूसरे में जाने के लिए पहले कनेक्शन में आएगी, फिर फोर्स दूसरी तरफ जाएगी। मेंबर से मेंबर डायरेक्ट नहीं जाते, मेंबर से कनेक्शन, कनेक्शन से मेंबर फोर्स ट्रांसफर होती है। जब मेंबर से मेंबर और मेंबर से कनेक्शन ट्रांसफर होती है, फिर कनेक्शन से वापस मेंबर में ट्रांसफर होती है, तो होता क्या है? जहां पर आपके पास एरिया कम होगा जॉइनिंग प्लेट का, वहां पर स्ट्रेस कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। ठीक है, अगली बात, फर्दर eccentricity in connection may produce extra stresses due to the unwanted movement। वो कहता है दूसरी बात, अगर आपने लोड अप्लाई किया सेंटर पे नहीं किया, सेंट्रिसिटी कर दिया, एसेंट्रिसिटी यानी सेंटर के अलावा कहीं और लोड अप्लाई कर दिया मेंबर के सेंट्रॉइड के अलावा, लाजमी बात है एसेंट्रिसिटी तो हमेशा क्या करती है? एक्स्ट्रा स्ट्रेस प्रोड्यूस करती है, अनवांटेड मूवमेंट आ जाते हैं, तो भी आपकी स्ट्रेस रिड्यूस हो जाएगी। सिमिलरली एट अ कनेक्शन, इफ वन पार्ट ऑफ द सेक्शन इज कनेक्टेड while the other is left free, all the forces have to pass only through the connected part at the joint। वो कहते हैं याद रखें, एक प्लेट बहुत बड़ी थी, उसमें से मैंने थोड़ा सा हिस्सा तो कनेक्ट कर दिया, बाकी फ्री छोड़ दिया। याद रखें लोड हमेशा, फोर्स कहां से पास होगी? कनेक्टेड पार्ट में से होगी, फ्री का कोई फायदा नहीं वहां पे, तो कनेक्टेड पार्ट को देखा जाएगा। अवे फ्रॉम द जॉइंट दिस स्ट्रेस इज स्प्रेड टू गिव अ यूनिफॉर्म स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। होता क्या है? जब जॉइंट जैसे गुजरता है स्ट्रेसेस फैलती हैं पूरे मेंबर में, क्योंकि मेंबर जुड़ा हुआ है, एक ही यूनिफॉर्म प्लेट है, तो कहता है सारे स्ट्रेसेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। लेकिन जैसे जॉइंट पे आती हैं फिर सिर्फ कनेक्टेड पॉइंट पे आ जाती हैं, कनेक्टेड पॉइंट पे आ जाती हैं। अब फर्क समझ लें, हुआ क्या बेसिकली, पूरा एक दो मेंबर था, दो प्लेटें हमने जोड़ी, उनमें से मसलन 50 mm डेप्थ की दो प्लेटें थी, उनको जोड़ा, लेकिन दरमियान के 20 mm जोड़ दिए, बाकी 30 mm 15 mm दोनों तरफ छोड़ दिए। फोर्स बस इस 20 mm से गुजरेगी कि जहां पे जॉइंट है, लेकिन जैसे जॉइंट से दाएं बाएं जाएगी, अवे फ्रॉम जॉइंट होगी, तो पूरी प्लेट में फोर्स होगी, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ फोर्स एक ही है, जहां एरिया ज्यादा मिला वहां पर उसकी कंसंट्रेशन कम होगी, जहां पर क्रॉस सेक्शनल एरिया, रेजिस्टेंस एरिया कम मिली, वहां पर आपकी स्ट्रेस कंसंट्रेशन कम ज्यादा हो गई। तो इसलिए कहता है एफिशिएंसी ऑफ ए जॉइंट क्या होता है? इज डिफाइंड एज हाउ वेल द स्ट्रेसेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू ट्रांसफर द अप्लाइड फोर्स। तो किसी जॉइंट की एफिशिएंसी चेक करनी तो उसको हम ये कहते हैं कि आपकी फोर्स को एक मेंबर से दूसरे मेंबर में ट्रांसफर कितने अच्छे तरीके से किसी जॉइंट ने किया है, दैट इज कॉल्ड एफिशिएंसी। इफ द जॉइंट इज नॉट फुली एफिशिएंट, प्रीमैच्योर फेलियर कैन अकर, रिड्यूसिंग द मेंबर स्ट्रेंथ। अगर आपका जॉइंट अच्छा नहीं है तो पहले से फेलियर हो जाएगा, प्रीमेच्योर फेलियर उसको कहते हैं कि टाइम से पहले फेलियर हो जाना, और जो कि जिससे आपकी मेंबर की स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाएगी। दिस एक्सपेक्टेड रिडक्शन इज यूजुअली अप्लाइड ऑन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। पहले बात पूरी हो जाए फिर सवाल को जवाब देते हैं। दिस एक्सपेक्टेड रिडक्शन इज यूजुअली अप्लाइड ऑन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन टू गेट इफेक्टिव नेट एरिया यूज्ड टू कैलकुलेट द रिड्यूस्ड मेंबर स्ट्रेंथ। वो कहता है ये जो आपकी रिडक्शन हो रही है ना, कि आपका जब प्री मेच्योर फेलियर हो रहा है तो आपकी स्ट्रेंथ रिड्यूस हो रही है। ये जो स्ट्रेंथ में रिडक्शन है ये क्यों होती है? क्योंकि आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वहां पर क्या होता है? कम हो जाता है। टू गेट द इफेक्टिव नेट एरिया, इफेक्टिव नेट एरिया ले लेते हैं क्योंकि आपका कनेक्शन की विड्थ कम हो गई है। अकॉर्डिंग टू AISC स्पेसिफिकेशन, एफिशिएंसी इज कंसीडर्ड 100% फॉर आर वेल्डेड। वो कहता है AIC कहता है जब आप वेल्ड करते हैं ना, वेल्ड में पूरे मेंबर की थिकनेस को वेल्ड कर रहे होते हैं, पूरे मेंबर की चौड़ाई को क्रॉस सेक्शन में वेल्ड कर रहे होते हैं। इससे कहता है कि जब भी आप AIC कहता है कि एफिशिएंसी जब लेना जॉइंट की तो वेल्डेड की 100% ले लें। प्रैक्टिकली 100% होती नहीं है क्योंकि फिर भी हमारा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रह जाती है, ऐसे कहता है इसको ले लें 100%। एंड दोज बोल्टेड कनेक्शंस वेयर ऑल पार्ट्स ऑफ द सेक्शंस आर कनेक्टेड। वो कहता है जो जहां पर आपके पास उन बोल्टेड कनेक्शंस की भी एफिशिएंसी ले लें जहां पर सारे पार्ट कनेक्टेड है, कोई भी अनकनेक्टेड पार्ट ना हो। अब शेयर लैग है क्या? तो उसके शेयर लैग क्या है? वो रिडक्शन है बेसिकली। शेयर लैग क्या? रिडक्शन है। तो इसको यहाँ पे टर्म फैक्टर से शो करते हैं, उसको कहते हैं शेयर लैग फैक्टर।
Shear lag factor is the factor by which the net area of a section is reduced for shear lag, stress concentrations and eccentricity at the joint. तो 3-4 फैक्टर बताए. एक उसने कहा shear lag हो जाता है. क्या होता है कि आप पूरे का पूरा कनेक्ट नहीं करते. दूसरा आपने कहा कि जो स्ट्रेस कंसंट्रेशन हो जाती है. तीसरी हमने बात की कि एसेंट्रिसिटी अगर आप आ जाए किसी वजह से लोड जॉइंट पर, तो तीनों वजह से क्या होती है, एफिशिएंसी आपकी रिड्यूस होती है. और एफिशिएंसी रिडक्शन का मतलब क्या है कि आपका एरिया रिड्यूस हो गया, कनेक्टेड एरिया रिड्यूस हो गया. तो कहते हैं शेयर लैग फैक्टर के एक ऐसा फैक्टर है जो आपके नेट एरिया को इफेक्टिव एरिया में कन्वर्ट कर देता है कि जी ठीक है, आपकी प्लेट 50 mm डेप्थ की थी, होल हो गए, 40 mm बच गई, इसमें से कहीं पे सेंट्रिसिटी आएगी, कहीं पे कंसंट्रेशन कम होगी, कहीं पे आप एक एंड को ज्वाइंट करेंगे, दूसरे को नहीं करेंगे. तो इन सारी चीजों को कंसिडर करते हुए आपकी एफिशिएंसी और भी रिड्यूस होगी. वो रिड्यूस क्या होगी, उसको रिडक्शन को कहते हैं इफेक्टिव एरिया. तो यानी एरिया ग्रास से नेट में कम हुआ, फिर नेट से फिर कम हुआ इफेक्टिव में. तो इफेक्टिव एरिया होता है U टाइम्स AN, और U की वैल्यू लेस देन 1 होती है, कहीं कहीं 1 के बराबर होती है. यानी जहाँ पे आपके पास शेयर लैग का इफेक्ट नहीं आ रहा वहाँ U की वैल्यू 1 होगी, जहाँ शेयर लैग का इफेक्ट आ रहा होगा वहाँ पे U की वैल्यू लेस देन 1 होगी, जिससे आपका इफेक्टिव एरिया रिड्यूस हो जाएगा. हाँ, अब पूछें क्या सवाल है, फिर मैं आगे बताऊंगा. सर हम ये कह रहे थे कि अगर तो मेंबर हमारे पास कुछ वीक हो और ज्वाइंट मतलब हमारे पास सर अच्छे हो, तो सर ये कुछ ना कुछ तो मतलब लोड बेयर कर सकता है ज़्यादा टाइम तक, अगर ज्वाइंट अच्छे हो तो. बेटा देखें, पहली बात समझे, दोनों चीज़ों को हम कंसिस्टेंट डिज़ाइन करते हैं. याद रखें, दोनों चीज़ों को क्या करते हैं, कंसिस्टेंट डिज़ाइन करते हैं. पहले मेंबर डिज़ाइन होता है. मेंबर अगर लोड उठाने की कैपेसिटी नहीं रखता तो मेंबर फेल हो जाएगा, खुद मेंबर टूट जाएगा, मेंबर में इलोंगेशन हो जाएगी, मेंबर में बेंडिंग आ जाएगी. बात समझ रहे हैं. ठीक सर. अब अगर मेंबर आपका स्ट्रांग है, लोड उठा सकता है, अब उस हर मेंबर ने लोड नहीं उठाना. ट्रस है ना, ट्रस का लोड ऊपर आता है परलिन, परलिन से जॉइंट पे, जॉइंट से मेंबर्स में से गुजरता गुजरता स्पॉट पे जाता है, और हर मेंबर अपना अलग शेयर देता है. अभी आपने यूनिट लोड एनालिसिस किया है, आपको पता चला कि हर मेंबर की फोर्स अलग अलग है, किसी कुछ है, किसी कुछ है. हर मेंबर का अपना एक क्राइटेरिया वो लोड उठाता है डिपेंडिंग अपॉन द लेआउट ऑफ द ट्रस, कि उसमें मेंबर किस किस एंगल पर लगे हुए हैं. मेरी बात समझ. अगर मेंबर्स के एंगल्स का हमें आइडिया है कहाँ लगे, तो उसमें फिर हम एक मेंबर से उस मेंबर में लोड जाएगा तो अगले में ट्रांसफर होगा ना. वो दूसरे मेंबर में लेके जाने के लिए जॉइंट जरूरी है. जॉइंट अगर अब वीक हो गया तो ट्रांसफर नहीं होगा, वहीं फेलियर हो जाएगा. जॉइंट स्ट्रांग है तो ट्रांसफर हो जाएगा. बात समझे. अब वो कहता है तीन चीजें हमारे पास हो गई. एक मेंबर है वो तो क्लियर है, सिंपल क्रॉस सेक्शन एरिया, ग्रॉस एरिया लेंगे. अगर आपने उसमें होल कर दिया रिवेट बोल्ट के लिए और अंडर टेंशन है, तो आपका नेट एरिया होगा, क्योंकि आपका ग्रास एरिया नहीं है, क्योंकि जिस जगह जॉइंट प्रोवाइड किया वहां पे आपका मेंबर वीक हो चुका है. इससे जब हम डिजाइन करते हैं ना किसी मेंबर को, तो हम डिजाइन से पहले फाइनलाइज करते हैं क्या ये मेरा मेंबर वेल्ड होगा, रिवेट होगा, बोल्ट होगा. आप पढ़ेंगे ना सवाल बाकी डिजाइन के, उसमें स्टेटमेंट लिखा होगा कि जी ये ट्रस मेंबर वेल्डेड ट्रस है, ये बोल्टेड है, ये रिवेटेड है. आप समझ रहे हैं. अगर वेल्ड कर रहे होंगे तो वेल्ड किसने कहा कि एफिशिएंसी 100% ले लें, जॉइंट पे भी वही, मेंबर में भी वही. अगर रिवेट बोल्ट कर रहे हैं तो उसमें हम जब उसकी एफिशिएंसी निकालेंगे तो हम मेंबर में एफिशिएंसी नहीं निकालेंगे क्रॉस सेक्शन, बल्कि हम जॉइंट पर एफिशिएंसी निकालेंगे कि जी यहाँ होल हुआ है, तो यहाँ होल होने का मतलब यह है कि इस जगह पर ये वीक हो गया है, इस वीक जगह का स्ट्रांग होना जरूरी है, इस वीक पॉइंट को टोटल लोड उठाना जरूरी है. अगर ये वीक प्लेन एज कंपेयर टू अदर मेंबर, सॉलिड मेंबर, ये लोड उठा सकती है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं. तो हम बेसिकली पूरे स्पैन में, पूरी लेंथ में क्रिटिकल पॉइंट देखते हैं, कहां पर वीकनेस है, वो वीक पॉइंट हमारे लोड को उठा सकता हो. बात समझ आ गई है. यस सर. तीसरी चीज, अब नेट हो गया. तीसरी चीज के हमारे पास शेयर लैग इफेक्ट आता है. शेयर लैग इफेक्ट क्या होता है कि यार आपने पूरे विड्थ में से कनेक्शन इस तरीके से किया, कुछ मेंबर कनेक्टेड है, कुछ अनकनेक्टेड रह गए, डिसकनेक्ट हो गए, कनेक्ट नहीं हुए. एक बात. दूसरा, एसेंट्रिक लोड हमेशा से कहाँ लगाते हैं, सेंट्रॉयड ऑफ मेंबर. अगर आपने सेंट्रॉयड के अलावा कहीं और लोड लग गया है तो एसेंट्रिसिटी आ जाएगी ना, और एसेंट्रिसिटी हमेशा मोमेंट प्रोड्यूस करती है, तो अनवांटेड मोमेंट आ जाएंगे, और अनवांटेड मोमेंट बेंडिंग प्रोड्यूस करता है, बेंडिंग से आपके मेंबर की स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाएगी.
इसको हम shear lag फैक्टर में कवर कर लेते हैं, shear lag फैक्टर। तो ये फैक्टर पहले अप्लाई कर देते हैं जी, इतना shear lag भी आ सकता है, तो इसलिए हमारा मेंबर सेफ हो जाता है। समझ आ गई बात? तो 3 एरिया हो गए, एक ग्रास एरिया, एक हो गया नेट एरिया होल करने के बाद, एक है इफेक्टिव एरिया shear lag इफेक्ट को कंसीडर करते हुए। तो इफेक्टिव एरिया कैलकुलेट करते हैं, वो होता है U टाइम्स AN, U टाइम्स AN। समझ आ गई भाई? U इज द shear lag फैक्टर। ये कहाँ से मिलेगा? हर एंगल की shear lag फैक्टर की टेबल है हमारे पास डिजाइन एड में। लेट मी सी कि कहाँ पड़ी है डिजाइन एड में shear lag टेबल्स। देखो shear lag की टेबल का मेरे ख्याल 70-75 पेज पे होगी, इसी एरिया में कहीं पे है। ठीक है सर। डिजाइन एड में खोलें, वहां पे देखें shear lag की टेबल दी होगी। सर ये एंगल एंड चैनल सेक्शन वाले में सर, जी 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 ऐसा कुछ है। एंगल और चैनल सेक्शन में सर यही ओपन किया हुआ एंगल लेग्स और लेग्स ऑन इक्वल। नहीं वेल डाटा है ना, वेल डाटा से आगे थोड़ा सा देखें कहीं वहाँ पे shear lag होगा। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा कि किस जगह पे है। सेक्शन आ गया सर, जी चैनल सेक्शन आ गया सर। चैनल सीरियल नंबर में शुरू में जाए ना। हाँ अच्छा वो मिल गया मुझे। पेज नंबर आपके डिजाइन एड का पेज नंबर पता नहीं क्या है ये 90 है कितना है? सर एक मिनट अभी प्रिंट में 98 पेज नंबर 98। सर 98 पे यस सर अप्रोक्सीमेट शेयर लैग फैक्टर पेज ठीक नंबर है। तो यहाँ पे सारे सर। दिए, पूरी डिटेल दी होती है आगे कि किस्सा का मेंबर है, उसमें कितने फास्टनर हैं, एक लाइन में है, 2 लाइनों में, आगे यू की वैल्यू। बात समझ आई? ये पूरी टेबल नीचे दी हुई है। हम अपना जो भी हमारा स्पेसिफिक केस हो हम इस टेबल में ढूंढेंगे कि हमारा टेबल कहाँ कौन सा केस है, हम यहाँ से यू की वैल्यू पिक करेंगे। समझ आ गई बात? पेज द अप्रोक्सीमेट वैल्यूज ऑफ दिस फैक्टर फॉर वेरियस जॉइनिंग कंडीशंस आर गिवन बिलो। तो कुछ वैल्यूज दे दी, ये इसकी टेबल वो वहाँ बुक में बनी थी ना, कुछ उसकी डिटेल यहाँ थ्योरी में दे दी, वही टेबल जो डिजाइन एड में थी वही चीज़ है ये। ए मसलन ए दे रहा है वो ए। When tension load is transmitted through each of the cross section elements by fasteners or weld, वो जब हर एलिमेंट से ट्रांसफर हो रहा हो, यू के लिए 1 ले लेते हैं। When tension load is transmitted through each of the cross sectional elements, जितने भी क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट है सबसे ट्रांसफर हो रहा है, कोई भी मिसिंग नहीं है। बाय फास्टनर और वेल्ड, वो फास्टनर लगे हो चाहे वेल्डिंग हो, सबसे ट्रांसफर हो रहा है, तो यू की वैल्यू 1 लेंगे क्योंकि उसमें कोई लॉस नहीं हो रहा, shear lag नहीं आ रहा। बी द प्रेफरेबल एक्सप्रेशन फॉर यू फॉर ऑल टेंशन मेंबर एक्सेप्ट प्लेट्स एंड HSS, ये भी मैंने आपको टेबल से दिखाया है। where load is not transferred by all elements of the section is as follows। अगर सबसे सेक्शन हो रही है u की वैल्यू 1, अगर सबसे ट्रांसफर नहीं हो रही सारे एलिमेंट से तो u की वैल्यू 1 माइनस x बार है। x बार क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रॉइड ऑफ एलिमेंट बीइंग कनेक्टेड एसेंट्रिकली टू प्लेन ऑफ लोड ट्रांसफर कॉल्ड कनेक्शन एसेंट्रिसिटी, इसको कनेक्शन एसेंट्रिसिटी कहते हैं। l लेंथ ऑफ कनेक्शन है सेंटर टू सेंटर ऑफ द आउटर रिवेट होल्स आर एक्चुअल लेंथ ऑफ वेल्ड। समझ आ गई बात? वो कहते हैं एल क्या है, या तो एक्चुअल लेंथ ऑफ वेल्ड ले लें या आउटर जो रिवेट होल होते हैं ना उनके सेंटर से सेंटर फासला। ये भी फिगर में आपने खुद जो शेयर की थी उसमें बनी हुई है फिगर। ये देखें इसने एक्स बार शो कर दिया, ठीक है, ये भी हमने देखा एक्स बार। तो वो क्योंकि ये बुक भी पुराने उसमें है तो इसमें वो तस्वीर नहीं है, आपकी बुक में भी ये पिक्चर होगी जब आपने शेयर की थी मुझे, तो वहां से आप देख लें उस टेबल, अभी मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। अगली चीज, व्हेन टेंशन लोड इज ट्रांसफर्ड बाय ट्रांसवर्स वेल्ड्स, वो कहते हैं ट्रांसफर वेल्ड से कर रहे हैं तो इफेक्टिव एरिया जो है वो यू टर्म्स एन लेते हैं, वेयर एन इज द एरिया ऑफ डायरेक्टली कनेक्टेड एलिमेंट एंड यू इज 1, तो ये बराबर हो जाता है।
When two separate plates are connected by longitudinal welds, वो कहता है दो अलग अलग प्लेटें हैं along the length सिर्फ उनको वेल्ड किया, width में वेल्डिंग नहीं की, तो अगर LW लेंथ ऑफ वेल्ड, ये LW आई नहीं है, ये लेंथ है, अगर 2B से ग्रेटर या इक्वल हो, 2B इज द विड्थ ऑफ द प्लेट, अगर उससे लेंथ ऑफ वेल्ड ज्यादा हो यू के 1 ले लें, अगर लेंथ ऑफ वेल्ड इज ग्रेटर देन लेस देन 2B एंड ग्रेटर देन इक्वल 1.5B तो यू 0.87 ले लें। तो इस सारी टेबल वहां पे दी है, जब हमारा कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम आएगा वहां आपको ज्यादा फोकसली एक्सप्लेन कर दूंगा, बजाय इसके कि हम सारे क्राइटेरिया ध्यान में बिठाएं, हमें समझ नहीं आएगा फिर क्या। तो यू आप यहाँ से इतना समझ लें कि shear lift फैक्टर है और इसकी वैल्यू हमें टेबल से पिक करनी पड़ती है एज पर आवर केस। समझ आ गई बात? ये आगे वही वैल्यूज एक्सप्लेन की हुई है, मैं अभी यहाँ पे इनको नहीं पढ़ा रहा क्योंकि अब आप इस जगह पे कंफ्यूज हो जाएंगे। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो जो वैल्यू